किसान आंदोलन के 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को हटाना अब शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने रोहतक रोड पर लगाए गए बैरिकेड को काफी हद तक हटा दिया है, जिसके बाद रास्ता खुलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से कंक्रीट की दीवारें, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता 11 महीनों से बंद है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिंद मजदूर किसान समिति नाम के संगठन के लोगों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इस संगठन के किसान एक दिन पहले ही वहां इकट्ठा हुए थे और दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए हवन करना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी और हंगामा हुआ था, जिसके अगले दिन उन्होंने सिंघू बॉर्डर के नजदीक हवन किया। पंचम प्रगति मान्यतम। इन किसानों ने दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, उनकी निर्मम हत्या के विरोध में और उनके परिवार को मुआवजा दिलवाने के लिए भी ये हवन किया। यहाँ पर हवन किया जा रहा है क्योंकि ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे एक दिन पहले और उसके बाद उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि सिंघू बॉर्डर पर उनकी हत्या की गई है और वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन जरूरी है। यही नहीं, इन किसानों ने अपने तेवरों से ये जता दिया कि अपनी मांगे मनवाने के लिए वो दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। ना हुआ उनको न्याय नहीं मिला तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली कितनी दूर है। इससे पहले ये लोग सिंघू बॉर्डर पर गद्दे डालकर और बैनर लेकर बैठे रहे। हालांकि हवन के बाद उन्होंने वापसी की तैयारी कर ली। गुजरात के भरूच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सीएनजी पंप पर गैस भरते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस हादसे का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पंप के कर्मचारी उस कार में गैस भरते हुए नजर आए। कार का ड्राइवर भी उनके साथ बाहर खड़ा दिखाई दिया। इसी बीच एक दूसरी कार भी गैस भराने के लिए वहां पहुंची। इससे पहले कि कोई समझ पाता, पहले वाली कार में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग जान बचाने के लिए तेजी से दूसरी तरफ भागे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सीएनजी पंप के छत के हिस्से तक टूटकर कार के ऊपर आ गिरे। यही नहीं, दूसरी तरफ मौजूद कार को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसने धमाके के बाद सीएनजी पंप में हुई बर्बादी साफ दिखाई दी। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गए और किसी को कोई गहरी चोट नहीं आई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड लड़के की तरफ बढ़ा। इसी बीच दूसरे आदमी ने उस लड़के पर डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते कई गार्ड वहां इकट्ठा हो गए और सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने आरोप लगाया कि उसकी कार पर स्टिकर न होने की वजह से बहस हुई और इसके बाद सारे गार्ड उन दोनों पर टूट पड़े। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन ले लिया। आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है। हाउसिंग सोसाइटी में हुई इस मारपीट से बाकी लोग भी सहम उठे। वहां मौजूद लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और यह हंगामा काफी देर तक चला। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भूसे से लदे एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो ट्रक एक गांव के अंदर खड़ा था, तभी उसमें लदे भूसे में किसी वजह से आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और ट्रक को चलाते हुए गांव से बाहर ले जाने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लपटों से घिरा वो ट्रक गांव की सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रक से आग के शोले भी नीचे गिरते हुए दिखे। हालांकि ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और जान जोखिम में डालकर वो उसे चलाता रहा। बाद में उसने ट्रक को गांव के बाहर मौजूद एक तालाब में उतार दिया। उसके पीछे गांव के लोग भी वहां पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि तालाब के पानी की वजह से ट्रक लपटों की चपेट में नहीं आया और सुलग रहे भूसे को भी बुझा लिया गया। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कई राज्यों में हो रही पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और ये कड़ी टिप्पणी की कि इन मामलों में जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अदालत किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन त्योहार के नाम पर आम लोगों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर बैन लगा दिया था। केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर ग्रीन पटाखों के फर्जी स्टिकर लगाकर बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डिकॉक ने माफी मांगी।
दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ली और T20 वर्ल्ड कप के बाकी मैचों में खेलने की बात कही। इससे पहले क्विंटन डी कॉक ने दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड के एक फैसले का विरोध करते हुए पिछले मैच में नहीं खेलने का फैसला लिया था। दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने नस्लवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मैच से पहले सभी खिलाड़ियों को घुटने के बल बैठने के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने दिल्ली के मैदानगढ़ी पुलिस थाने के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। देश की पहली गतिशक्ति एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अगले कुछ घंटों में हो जाएगी। पूरी तरह एयर कंडीशनड ये ट्रेन अभी दिल्ली के आनंद विहार से पटना के बीच चलेगी। इस ट्रेन का किराया दूसरी एसी ट्रेनों के मुकाबले 8% कम होगा। महाराष्ट्र के धुले में 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सड़क हादसे में किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाओं की मौत पर बवाल हो गया और किसान आरोपी के पकड़े जाने तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग पर अड़ गए। जिन्नी देर तक वो बंदे नूं अरेस्ट करके उन्हां दी पड़ताल नहीं करते उन्नी देर तक असीं जिहड़ा पोस्टमार्टम है वो रोकिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और आरोपी की पहचान करके उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गई। उस ट्रक की पहचान करके वो किसके मालिक है, उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ छात्रों ने अपने ही प्रोफेसर की डंडू से पिटाई कर दी। बताया गया कि प्रोफेसर ने उनमें एक छात्र को किसी बात पर फटकार लगाई थी, लेकिन अपने छात्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाना प्रोफेसर को महंगा पड़ गया। डांट से गुस्साए छात्र ने अपने कुछ साथियों के साथ प्रोफेसर को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के अपने ही टीचर पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। हालांकि ठीक इसी वक्त पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को सामने देख लड़के वहां से भागने लगे। उन्हें दबोचने के लिए पुलिस वाले भी उनके पीछे दौड़े। हालांकि वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इस हमले में प्रोफेसर को काफी चोटें आई और वो जख्मी हो गए। बाद में उन्होंने आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि जरा सी बात पर एक आदमी ने एक बच्चे की पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई करने वाला शख्स बच्चे से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वो बच्चा हाउसिंग सोसाइटी में अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था, जिसे देखते ही एक आदमी अपने घर से बाहर निकल आया और कुछ कहते हुए उसने कुत्ते के साथ खड़े एक बच्चे के कंधे को जोर से पकड़ लिया। इससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बच्चे ने जब खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो आदमी और भड़क गया और उसने बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस बीच बच्चा जमीन पर भी गिर गया, लेकिन उस आदमी ने बच्चे को पीटना नहीं छोड़ा। पिट रहे बच्चे को बचाने के लिए कुछ और बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बच्चे को छोड़ देने के बावजूद वो आदमी बच्चे को डांट लगाता नजर आया। कुछ ही देर में एक महिला भी वहां पहुंच गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बताया गया कि बच्चे और उसके परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पिटाई करने वाले आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हैदराबाद में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 70 किलो गांजा बरामद किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने 3 साल के मासूम की हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पड़ोसी ने परिवार से बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पुलिस ने करोड़ों के सट्टे का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खातों की जांच के दौरान पुलिस को फिलहाल 9 करोड़ की लेन देन का पता चला है। मध्य प्रदेश में भिंड सीमा के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मुनीब से 19 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पेट्रोल पंप का मुनीब बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर पैसों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। दिल्ली के सीआर पार्क थाने की पुलिस टीम ने 4 करोड़ की वसूली मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता एक बच्ची पर अचानक हमला कर देता है, जिसके बाद पास मौजूद आदमी बच्ची को बचाता है। यूपी के मेरठ में एक बच्चा छत पर खेलने के दौरान ऐसा गिरा कि 7 फीट लंबा बांस पसलियों से घुसकर कंधे से निकल गया। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद आखिरकार इस बच्चे की जान बचा ली गई। शरीर के आर पार हो चुके बांस को डॉक्टरों की टीम ने बाहर निकाला।
मध्य प्रदेश के सिवनी में एक भूसे से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त ट्रक गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर जलती हुई ट्रक को गांव से बाहर निकाला, जिसके बाद गांव वालों की मदद से ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। बिहार के नरकटियागंज में चोरी के आरोप में भीड़ ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने आरोपी को पोल से बांधकर जमकर पीटा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियों के साथ दौड़ते हुए नजर आया। इस नजारे को देखने के बाद लोग हैरान नजर आए। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक ट्रक 2 लड़कों को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस हादसे में दोनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुजरात के भरूच में एक सीएनजी स्टेशन पर गैस भरते समय कार के टैंक में विस्फोट हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पड़ोसी बेलारूस से आते रिकॉर्ड तोड़ शरणार्थियों ने यूरोप के देश लिथुआनिया का ऐसा सिरदर्द किया हुआ है कि उसने अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाना ही शुरू कर दिया। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप की वजह से यूरोपियन यूनियन ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए। यूरोपियन यूनियन का सदस्य लिथुआनिया भी बेलारूस के विपक्ष के साथ खड़ा है। आरोप है कि इसी वजह से बेलारूस लिथुआनिया में दूसरे देशों से आए शरणार्थी छोड़कर उससे बदला ले रहा है, जिससे निपटने के लिए लिथुआनिया ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर बाकायदा बाड़बंदी शुरू कर दी। कई मजदूर और इंजीनियर वीरान बॉर्डर पर तेजी से कटीली तारों का जाल बिछाते दिखे। कई फीट लंबी कटीली तारों को एक के ऊपर एक रखकर इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई जिससे कोई उसे फान ही न पाए। इसके बाद दूर तक सिर्फ और सिर्फ लंबी चौड़ी कांटेदार बाड़ नजर आई। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। बाड़ के बगल में लोहे के बड़े बड़े खंभे जमीन में गाड़कर उससे मजबूत जाली जोड़ दी गई। मतलब शरणार्थियों को रोकने का फुल प्रूफ इंतजाम। बताया गया कि इस बैरियर को बनाने में लिथुआनिया को लगभग 17 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस साल बेलारूस से 4000 से ज्यादा शरणार्थी जबरन लिथुआनिया में घुस चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर गवाह प्रभाकर साइल को पेश करने की अपील की है। प्रभाकर साइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनसीबी के गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। अब एनसीबी ने पुलिस को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वो प्रभाकर साइल को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश करने में मदद करे। आर्यन केस में एनसीबी के गवाह बने किरण गोसावी को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुणे पुलिस ने दावा किया कि किरण की गिरफ्तारी 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले में की गई, जिसके लिए पुणे पुलिस की एक टीम पुणे के पिंपरी इलाके में पहुंची। किरण गोसावी को पुलिस ने पूरे सुरक्षा घेरे के बीच से निकाला। किरण के चेहरे को भी काले कपड़े से ढक दिया गया। हालांकि पुलिस के हाथ लगने से पहले ही गोसावी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में किरण गोसावी ने प्रभाकर साइल की कॉल रिकॉर्ड की जांच करने को कहा। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साइल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। हालांकि पुणे पुलिस ने साफ किया कि गोसावी की गिरफ्तारी का आर्यन या एनसीबी से जुड़े किसी भी मामले से ताल्लुक नहीं है। हमारे को पता चला ये कौन है, क्या है, और हमारे पास उसका एक पेंडिंग गुना है। तो आज सुबेरे हमने उसको डिटेन किया है और अरेस्ट की कार्रवाई चालू है। पुणे की जिला अदालत ने गोसावी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। माना जा रहा है कि आर्यन वाले मामले में अब किरण गोसावी से पूछताछ हो सकती है। इस बीच समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक भावुक चिट्ठी लिखकर पूरे मामले में मदद मांगी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि इस चिट्ठी में क्रांति रेडकर ने लिखा कि वो मराठी आदमी के हक के लिए उद्धव ठाकरे को लड़ता हुआ देखकर बड़ी हुई हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र किया और लिखा कि ये दोनों दूसरों पर अन्याय करने और खुद पर हो रहे अन्याय को सहने को गलत बताते थे। क्रांति ने इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि एक मराठी महिला की गरिमा के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, अगर बाला साहब जीवित होते तो वो ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार पर हो रहे निजी हमले राजनीति के निचले स्तर को दिखाने वाले हैं। चिट्ठी के आखिर में उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूरे घटनाक्रम में न्याय करने की और उनके परिवार की मदद करने की अपील की। क्रूज केस में आर्यन खान के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अविन साहू ऐसे पहले आरोपी रहे जो जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए अविन ने दावा किया कि वो क्रूज पर भी आर्यन से नहीं मिले थे और यहां तक कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की भी उन्हें कोई खबर नहीं थी।
आपको पता था कि उस पार्टी में आर्यन खान भी है? क्या आप आर्यन खान को जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता था आर्यन खान है उस पार्टी में, और मैं आर्यन खान को जानता भी नहीं हूँ। तो आपकी और आर्यन की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? मेरी आर्यन से फर्स्ट टाइम मैं मिला था एनसीबी ऑफिस में ही। उससे पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद भी कभी नहीं मिला। एनसीबी का कहना है कि वहाँ ड्रग्स पार्टी हो रही थी, तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था सर। ड्रग्स पार्टी कुछ नहीं, ऐसा पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं आता नहीं इस पार्टी में। रेलवे ने अपने अधिकारियों के चाय नाश्ते के खर्चे पर लगाम लगा दी। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने अधिकारियों की सरकारी बैठकों के दौरान चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च की सीमा तय कर दी, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए रैंक के आधार बनाया गया है और उसी के तहत रेलवे अधिकारियों को चाय नाश्ते पर खर्च करने की इजाजत मिलेगी। यानी सेक्शन ऑफिसर और उनके बराबर के अधिकारी 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी 1 महीने में 1200 रुपए तक का खर्च चाय नाश्ते पर कर सकेंगे। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह रकम 2500 रुपए होगी। वहीं रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपए रखी गई। खास बात यह कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के दूसरे सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं की गई है, यानी उन पर यह नया आदेश लागू नहीं होगा। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बताया गया कि जरा सी बात पर एक आदमी ने एक बच्चे की पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई करने वाला शख्स बच्चे से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वो बच्चा सोसाइटी में अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था, जिसे देखते ही एक आदमी अपने घर से बाहर निकल आया और कुछ कहते हुए उसने कुत्ते के साथ खड़े एक बच्चे के कंधे को जोर से पकड़ लिया। इससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बच्चे ने जब खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो आदमी और भड़क गया और उसने बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस बीच बच्चा जमीन पर भी गिर गया, लेकिन उस आदमी ने बच्चे को पीटना नहीं छोड़ा। पिट रहे बच्चे को बचाने के लिए कुछ और बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बच्चे को छोड़ देने के बावजूद वो आदमी बच्चे को डांट लगाता नजर आया। कुछ ही देर में एक महिला भी वहां पहुंच गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बताया गया कि बच्चे और उसके परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पिटाई करने वाले आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आसियान इंडिया समिट में पीएम ने कोरोना का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान इंडिया समिट में ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पीएम ने कोरोना महामारी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें राजनीतिक दलों के अंदर चुनाव करवाने के लिए एक व्यवस्था बनाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मुंबई के पास ठाणे की अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। परमबीर सिंह अवैध वसूली के आरोप में घिरे हुए हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर शनिवार को होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी और जेडीयू के बीच सियासी तकरार जारी है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर, क्योंकि 70 से 40 पे आए। तेजस्वी के इस हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर लिया, प्रवचन दे रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर 1.5 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा किया। आरोप है कि इस मकान का मालिक सट्टे के कारोबार में शामिल है और ये बरामद रकम भारत पाकिस्तान मैच में लगाए गए सट्टे से जुड़ी हो सकती है। गुजरात के राजकोट से दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इमारत की छत गिरने से हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में लोग बाल बाल बच गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इमारत में मौजूद दुकानों में लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। बताया गया कि जब छत गिरी तो 4 लोग उसके मलबे के नीचे फंस गए। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और दुकानों में फंसे लोगों को समय रहते निकाल लिया गया। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में पटाखे फोड़ने के दौरान आग भड़क गई। ये पटाखे गली में खेल रहे कुछ बच्चे फोड़ रहे थे, जिन्होंने पटाखे को सीवर के मैनहोल के ढक्कन पर रख दिया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि 5 बच्चे एक साथ बैठे थे। अचानक सभी उठे और बाहर मौजूद सीवर पर पटाखे को रखकर उसमें आग लगाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीली को माचिस से रगड़ा,
सीवर में गैस होने की वजह से आग भड़क उठी। लपटें उठते ही वो बच्चे वहां से भागे और उन्होंने तितर बितर होकर अपनी जान बचाई। इतने में आसपास मौजूद लोग बाल बाल बचे इन बच्चों के पास पहुंचे और उन्हें संभाला। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने हथियारों के साथ परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और इजराइल को चेतावनी दी। इजराइल की जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदी विरोध के तौर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनके समर्थन में ये लड़ाके गाजा की सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। सैनिकों की तरह वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस ये लड़ाके सड़क पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। इनमें से ज्यादातर AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से लैस दिखे, जबकि कुछ के हाथ में तो रॉकेट लॉन्चर तक दिखाई दिए। परेड के जरिए हमास ने इजराइल को अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। किसी भी कैदी को नुकसान पहुंचने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। गोवा पहुंची ममता बनर्जी का कुछ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए पणजी पहुंची, लेकिन उनके काफिले के रास्ते पर कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन करने वाले लोग कुछ काले झंडे लेकर आए तो कुछ नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। ममता का स्वागत उन्हीं जय श्री राम के नारों से हुआ जो बंगाल चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। ममता बनर्जी का खेला हम गोवा में खेलने नहीं देंगे, ये हिंदू लोगों का आश्वासन है। इस्कॉन के मंदिर पे जो अटैक हुआ बांग्लादेश में, उसके बारे में भी ममता बहनों कुछ नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी 2 दिन के दौरे पर गोवा पहुंची हैं। इन 2 दिनों में वो टीएमसी के उन सभी नेताओं से मिलेंगी जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है। पीएम मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो इटली के रोम में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वेटिकन सिटी भी जाएंगे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो 1 नवंबर को यूके जाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते दिखे कि बीजेपी कई दशकों तक भारतीय राजनीति में बड़ी ताकत बनी रहेगी। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि प्रशांत किशोर का जो वीडियो वायरल हुआ वो गोवा में हुए एक कार्यक्रम का बताया गया, जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि बीजेपी आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी और वो भी बड़ी ताकत बनकर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को करीब 30% वोट मिले हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो इस झांसे में न रहे, इस धोखे में न रहे, इस गलतफहमी में न रहे कि लोग बीजेपी से नाराज हैं और उसे सत्ता से बाहर कर देंगे। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा होगा। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया। कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वो इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं और एक ऐसी जहां फेसबुक को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी डेंगू के मरीज अचानक बढ़ने लगे। बताया गया कि हाल के दिनों तक हुई बारिश की वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिला, जिससे डेंगू ने अपने पैर पसार लिए। दिल्ली के बेहद पास गाजियाबाद में तो डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, उसके लक्षण वाले करीब 250 मरीज रोजाना जिला अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अस्पताल में भारी भीड़ दिखी। कार्ड बनवाने के लिए परेशान मरीज बुखार होने के बावजूद कोरोना से बचाव के नियम तोड़ते दिखे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर लोग यहाँ पर गाजियाबाद जिले में बीमार हैं। जैसे ही 50 से 70 मरीजों के डेंगू के चपेट में आने की पुष्टि रोजाना होने लगी, अस्पताल प्रबंधन ने भी उसी हिसाब से वार्ड को तैयार कर लिया। मच्छरों से बचने के लिए सभी बिस्तरों पर मच्छरदानी के इंतजाम नजर आए और 30,000 से कम प्लेटलेट वाले मरीजों को गंभीर मानकर भर्ती किया जाता दिखा। डेंगू के मरीज जो हैं
आते हैं 30,000 से कम प्लेटलेट वाले, तो उनका हम लोग वो कराते हैं। डेंगू वार्ड में वरिष्ठ डॉक्टर खुद मरीजों की सेहत पर तो नजर रखते दिखे ही, साथ ही इससे बचाव के बारे में भी बताते नजर आए, जिसकी वजह इस साल मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी बताई गई। देश भर से मिले एक आंकड़े के मुताबिक डेंगू ने इस बार बीते 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ऐसे आंकड़ों को जयपुर की हालत सही ठहराती दिखी, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में डेंगू के लक्षण के बाद मरीज पहुंचने लगे तो भीड़ लग गई। इलाज के लिए पर्ची बनवाने से लेकर जांच के लिए पैसे जमा करवाने वाले काउंटर तक पर लंबी लाइन नजर आई, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने और जांच में काम आने वाली किट की कमी से मुसीबत कम होती नहीं दिखी। जो एलाइजा टेस्ट होता है खासतौर पर डेंगू के लिए, उस किट की कमी है। कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते मामलों से अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार भी परेशान नजर आए, जिसकी वजह पूरे देश के साथ ही राजस्थान में डेंगू की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े बताए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में डेंगू के करीब 8,500 मरीज मिले, जिनमें 14 की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर गई, जबकि उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा बताई गई। यही नहीं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का आंकड़ा तो और डराने वाला दिखा, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर तक ही देश में डेंगू के 60,112 मरीज मिल चुके हैं, जबकि सितंबर के बाद भी बारिश होने से डेंगू के मरीज बेतहाशा बढ़ गए। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों की रोकथाम और उससे बचने की जरूरत बताई गई, और डॉक्टरों ने डेंगू होने पर डरने की बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, पेशाब जो है वो सामान्यतः जो है वो ठीक आना चाहिए, पानी जो है वो अपना लेते रहें। कोरोना महामारी के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जैविक हथियारों को नया खतरा बताया और इनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया। Biological research has legitimate scientific purposes. Its dual use applications can be misused. The deliberate weaponization of dangerous pathogens is a serious concern. This has heightened the need to build comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के हर विज्ञापन में संदेश छुपा होता है। 27 नवंबर 2008 को जारी इस विज्ञापन में आतंकवाद की ओर ध्यान खींचा गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। विज्ञापन में आतंकवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की गई। इच्छा शक्ति की कमी के लिए राजनीति पर तंज कसा गया। शोक जताने के लिए विज्ञापन को ब्लैक एंड व्हाइट में जारी किया गया।